Good morning, students. Today we will discuss our second chapter of our Vistas book, The Enemy. The Enemy एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है that shows the feelings of patriotism and the feeling about humanity. पहले मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, जब अमेरिका एंड जापान का युद्ध छिड़ा हुआ था। तो एक तरीके से जो अमेरिका एंड जापान दोनों कंट्री एक दूसरे के एनिमीज थे। तो इसकी ऑथरस हैं, जो राइटर हैं, इसके ऑथरस जो है वो पर्ल एस बुक है। तो शी डिस्क्राइब्स द चैप्टर इन वेरी गुड वे। उसमें चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर सदाओ होकी हैं, जो कि एक ग्रेट साइंटिस्ट और एक ग्रेट सर्जन है। तो एक बार उनको एक अमेरिकन पीओडब्ल्यू मिलता है। पीओडब्ल्यू का मतलब होता है प्रिजनर ऑफ वॉर। जैसे युद्ध होता है, वॉर होता है, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के जो सोल्जर्स होते हैं उसको अगर वो पकड़ लेते हैं, प्रिजन कर लेते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं पीओडब्ल्यू, प्रिजनर ऑफ वॉर। तो कैसे वो उसको बचाता है अल्टीमेटली, हालांकि, और कैसे वो एक तरीके से बीइंग अ ग्रेट पेट्रियट ही हेल्प हिज कंट्री ऑल्सो, तो इसमें डिस्क्राइब किया गया है। इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर सदाव और उसके फादर, चैप्टर जब शुरू होता है तो डॉक्टर सदाव के बारे में, उसके फादर के बारे में डिस्कस किया गया, उसके घर के बारे में। डॉक्टर सदाव जापान में रहते हैं और जापान का जो समुद्री तट है, सी बीच पर वो रहते हैं, समुद्री तट पर। और उनका जो घर है वो रॉक्स के ऊपर है, थोड़ा ऊंचाई पर है, क्योंकि जापानीज कोस्ट है तो जो समुद्र की लहरें हैं वो ऊपर नीचे आने के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से काफ़ी ऊंचाई पर उसका घर बना हुआ है। और उसके घर के पास जो ये जो बीच है, जो तट है, ये एक नैरो सा बीच है और वहाँ पर पाइन के ट्रीज भी हैं काफ़ी सारे। तो इन ट्रीज पे जब बचपन में जब डॉक्टर सदाव छोटे थे तब वहाँ पर वो उस पर बड़ा चढ़ा करते थे। सेकेंडली जो उसके फादर हैं, डॉक्टर सदाव के फादर, वो एक प्योर जापानीज हैं। मतलब ही बिलीव्ड इन ऑल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ जापान, बट ही वाज वेरी कंसर्न अबाउट द स्टडीज ऑफ हिज ओन सन। मतलब डॉक्टर सदाव की स्टडी के बारे में बड़ा कंसर्न था। तो वहाँ पे उसके घर से ही पास में साउथ की तरफ अगर वो देखते हैं तो कई सारे आइलैंड्स थे, बहुत सारे। और उन आइलैंड्स को उसके फादर हमेशा देखते हुए कहते थे कि ये जो आइलैंड है साउथ सी में, ये जापान की सीढ़ी है, एक तरीके से स्टेपिंग स्टोन्स हैं जो जापान का भविष्य तय करेंगे। फिर डॉक्टर सदाव पूछता था कि ये हमें कहाँ तक लेकर जाएंगे, जो हमारा भविष्य हमें आगे लेकर जाएगा, जापान को कहाँ तक लेकर जाएगा। फिर उसके फादर बोलते थे कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अपना भविष्य किस तरफ और किस ऊंचाई तक लेकर जाना है। सो डॉक्टर सदाव के फादर की जो चीफ कंसर्न है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ द फादर ऑफ डॉक्टर सदाव। उनकी एजुकेशन थी। तो ही वांटेड टू मेक हिम अ ग्रेट डॉक्टर, ग्रेट सर्जन। और इसलिए जब डॉक्टर सदाव 22 ईयर्स के थे तब उनको सर्जरी में स्टडी, मेडिसिन और सर्जरी में स्टडी करने के लिए उनको अमेरिका भेज दिया गया था। देन ही केम बैक आफ्टर द एज ऑफ 30। जब 30 साल के थे तब वो वापस आए। अब थोड़ा सा बैक चलते हैं कि डॉक्टर सदाव अमेरिका में जब थे वो कहाँ पर रहते थे, और उनकी एक वाइफ है हैना। तो कैसे उनकी शादी हुई, कैसे वो मिले, वो डिस्कस, वो ऑथरस जो है वो बताती है चैप्टर में। तो डॉक्टर सदाव याद करते हैं एक्चुअल में कि कैसे वो हैना से मिले। तो डॉक्टर सदाव अमेरिका में प्रोफेसर हार्ले के घर पे रहते थे। प्रोफेसर हार्ले के घर पे कई सारे और कंट्रीज के स्टूडेंट्स भी रहते थे। ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, ही वॉज वेरी हेल्पफुल पर्सन। और सेकेंडली, हालांकि उनके जो कमरे थे वहाँ पे बड़े ही छोटे छोटे कमरे थे। और सेकेंडली जो उनकी वाइफ थी वो भी बड़ी वॉल्यूबल थी, बड़ी बातूनी थी। खाना भी कोई बहुत अच्छा नहीं होता था। वो कहते हैं कि उस दिन वो बिल्कुल भी जाने वाले नहीं थे वहाँ पर, जिस दिन है ना उनको मिली, लेकिन फिर भी वहाँ पर उन्होंने बुलाया था डॉक्टर प्रोफेसर हार्ले ने। तो वहाँ पर वो गए तो हैना से वे मिले एंड देन ही गॉट अट्रैक्टेड टू हैना। बट फर्स्टली ही एंश्योर्ड कि अगर ये प्योर जापानीज होगी तो ही मैं इसके साथ प्यार करूंगा। आफ्टर कन्फर्मेशन, जब वो प्योर जापानीज थी तब उन्हें उनके साथ प्यार किया। और उन्होंने वहां पर शादी जल्दी में, मतलब किसी को बिना बताया, ऐसा नहीं भी शादी कर ली, शादी बिल्कुल नहीं की। मीन्स दे डिड नॉट मैरी देयर हिडलेसली।
क्यों? क्योंकि जो उनके फादर थे वो प्योर जापानीज थे, पूरा ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को फॉलो करते थे जापान के, और वो बिल्कुल भी रेडी ना होते कि, क्योंकि उनको अपने बेटे की शादी एक प्योर जापानीज लड़की से करानी थी, तो बिल्कुल अपनी कंसेंट ना देते कि भाई तुम शादी करो। तब सारा कंफर्म हो गया, फिर वहां पर वापस आके उन्होंने शादी की जापान में। और फिर डॉक्टर सदाओ ये भी सोचते हैं कि अगर हैना से वो शादी ना करते, हैना ना मिली होती, तो पता नहीं किसके साथ उनकी शादी होती। तो हैना वॉज लकी फॉर हिम, बड़ा एक सुटेबल पार्टनर उनको मिला। तो ये उनके पास्ट की बात थी, अमेरिका की बात थी। अब वो जापान में आ चुके हैं, और जापान में उनका जो घर, मैंने अभी आपको बताया बिगिनिंग में कि जापानीज कोस्ट पे है, वहाँ पर उनके 2 बच्चे भी हैं, एक छोटा बेबी है कुछ एक मंथ्स का। और उनके घर में अगर हम बात करें, कुछ सर्वेंट्स हैं। यूमी है उनकी, जो बच्चों की केयर टेकर है, उनका ध्यान रखती है। एक ओल्ड गार्डनर है जो थोड़े से सुपरस्टिशियस नेचर के पर्सन है, अंधविश्वासी नेचर है। और एक शेफ है जो किचन में खाना वगैरह बनाते हैं। 3 वहाँ पे सर्वेंट है उनके घर में। तो अब चैप्टर जब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो एक दिन बड़े आराम से बैल्कनी कह सकते हैं, वरांडा में डॉक्टर सदाओ आकर खड़े होते हैं, और समुद्र की तरफ, समुद्री तट जहाँ पर वो अपना मतलब समुद्र की तरफ वो देखते हैं वहां पर। एंड तभी हैना जो है वो आती है, बड़ा प्यार से, लविंगली, अफेक्शनेटली उसके पास खड़ी हो जाती है, और प्यार से वो देखते रहते हैं। तो उन दोनों को एक कोई मिस्टी फिगर आती हुई दिखाई देती है। मिस्टी फिगर की धुंध होती है वहां पे, थोड़ी सी धुंध से अंधेरी सी कोई चीज, उन्हें दिखा कि क्या चीज है। तो वे थोड़ा दूर से उसको देखते हैं कि वो जो फिगर है, तो वो थोड़ा स्टैगर करती, लड़खड़ा के चलती है कुछ स्टेप्स तक, और फिर वो मुंह के बल नीचे गिर जाती है। एक्चुअल में वो कोई वही POW अमेरिकन जो वॉन्डेड प्रिजनर है वही है, वो गिर जाता है। तो पहले वो सोचते हैं कि क्या है ये, जाके वो देखते हैं। तो जब वहां पे पास में जाके उसको देखते हैं, तो कोई बड़े गंदे से हालात में, मीन्स बड़ा पैथेटिक कंडीशन में कोई गिरा हुआ है। सबसे पहले तो वो सोचते हैं कि ये कोई शायद मछुआरा होगा, फिशरमैन होगा, क्योंकि वहां पर कुछ एक फिशरमैन आते जाते रहते थे उस समुद्र के तट पर, और कुछ एक मील की डिस्टेंस पर कुछ फिशरमैन के विलेजेस भी थे वहां पर। तो पहले वो ये कंक्लूड करते हैं कि शायद, वो डिसाइड करते, अज्यूम करते हैं कि शायद ये कोई फिशरमैन होगा। फिर वो उसकी कंडीशन, हालत तो देखते हैं। एक्चुअल में क्या है कि उसको गोली लगी हुई होती है पीछे, जो लोअर, जो वेस्ट के नीचे राइट साइड में उसको गोली लगी होती है, और उस जो एरिया, जो सैंड होती है उसकी, जहां पर वो पड़ा होता है वहां पर, तो वहां पे जो ब्लड की वजह से काफी वो रेड रेड हो गया होता है पूरा का पूरा, जो सैंड होता है। तब वो ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी बॉडी को, और देखते हैं कि जहाँ पे बुलेट लगे होते हैं, जहाँ पे जैसे ही उनकी फिंगर टच होती है, तो फ्रेशली जो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है वहां से एकदम से। तो वो कह सकते हैं कि अभी इसको शायद, अभी बहुत टाइम नहीं हुआ उसको गोली लगे, थोड़ा ही टाइम उसको गोली लगी है, उसके बाद इसको केयर नहीं किया गया, तो ये कंडीशन है। तो वहां पे जो मॉस होती है, एल्गी होती है, मॉस होती है समुद्री, तो उसको वो उठा के उसके जो जो वुंड होता है उसमें वो डाल देते, उसको भर देते हैं, और उसको ब्लड को रोक देते हैं। और फिर सोचते हैं कि शायद ये तो ये गोली लगी है, पहली बात तो। दूसरी बात क्या है कि जो स्पाइक्स हैं उसके, जो जो रॉक्स, उनके स्पाइक्स का मतलब जैसे थोड़ा नुकीली चीजें निकल जाती हैं रॉक्स की, हो सकता है जो जो वेव्स हैं, समुद्री जो लहरें हैं, उन्होंने उसको उठाकर जैसे फेंका होगा, तो वो स्पाइक से भी जाकर टकराया, जिस वजह से जो वुंड जो है बहुत गहरा होगा, और गोली और ज्यादा अंदर तक चली गई है। फिर वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो उसकी दाढ़ी है, एक येलोइश सी दाढ़ी है, और फेस भी बड़ा रफ सा हो गया है उसका। फिर हैना पूछती है कि है कौन। तो उसके बाद अल्टीमेटली जो उनके बराबर में उसकी जो फटी हुई सी एक कैप वहां पर पड़ी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था US नेवी। तो मतलब कि जो वॉरशिप होता है, जो युद्ध पोत होते हैं, लड़ाई करने वाले जो पानी के जहाज होते हैं, नेवी आप समझते हैं वेरी वेल नेवी क्या होता है। तो उसका एक सेलर था, एक्चुअल में नाविक था। तो समझ जाते हैं कि ये एक्चुअल में एक तरीके से एनिमी है, क्योंकि अमेरिका और जापान का युद्ध था, तो वहाँ के जो जो भी जितने भी अमेरिकन थे, वो सारे के सारे उसके, डॉक्टर सदाव के एनिमीज हुए। फिर दोनों सोचते हैं कि अब हम क्या करें। एक बार वो सोचते हैं कि सबसे बेस्ट, हैना कहती है कि सबसे बेस्ट चीज़ तो वो होगी कि हम इसको उठाकर वापस फेंक दें। उसके बाद जो उसकी अंतरात्मा है डॉक्टर सदाव की, वो कहती है अगर हमने उसको वापस फेंक दिया तो ये मर जाएगा, तो ये तो ठीक नहीं होगा। और बीइंग अ डॉक्टर, जो मुझे सिखाया गया है कि अगर किसी को मेरी ज़रूरत है, जहाँ पर मेरी नीड है, तो मुझे चाहिए कि मैं उसकी जान बचाऊं। पर नाउ ही वाज टॉर्न बिटवीन अ डिलेमा कि अब क्या करें। अगर सपोजिंगली वो उसको, उसकी हेल्प करते हैं,
उसको ले आते हैं, तो द केस विल बी रिपोर्टेड टू द पुलिस बिकॉज दे हैव हार्बर्ड अ पर्सन दैट इज फ्रॉम द एनिमी कंट्री। तो पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी, खुद प्रॉब्लम में हो जाएंगे। अगर उन्होंने उसको पुलिस को दे दिया अभी इस कंडीशन में, तो क्या करेगी जापानीज पुलिस जो है वो उसको मार देगी। तो उसकी जो अंतरात्मा है वो एज ए ह्यूमन बीइंग वो अभी पुलिस को देने का नहीं सोचता। लेकिन वो कहते हैं कि चलो ये तो बात ठीक है, लेकिन अब एट लास्ट करना क्या है। वो कहते हैं कि हम इसको एक बार अभी अंदर ले जाएंगे और देखते हैं कि जो सर्वेंट, सेकंड पॉइंट क्या होता है कि सर्वेंट्स कहते हैं कि सर्वेंट्स को क्या बताओगे तुम इस चीज को लेके, तुम एनिमी की हेल्प कर रहे हो। तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई हम सर्वेंट्स को बता देंगे कि अभी हम इसको ट्रीट करके हमारा जो इरादा है वो पुलिस को देने का ही, हम उसको पुलिस को दे देंगे। तो ये चीज वो सोचते हैं। फिर दोनों जो है उसको उठाते हैं। जब उठाते हैं तो बड़ा लाइट होता है, बहुत वीक होता है, तकरीबन 26 ईयर्स 26 ईयर्स ओल्ड एक यंग मैन है। और बिकॉज ही वॉज वॉन्डेड एंड ही वॉज टॉर्चर्ड, तो बहुत वीक, एज वीक एज अ फाउल, जो बर्ड की तरह, पक्षी की तरह बड़ा वीक हो गया वो। तो उठा के वो एक रूम में ले जाते हैं, जो रूम उनके फादर का रूम था। और उनके फादर कभी अलाउ नहीं करते थे कि कोई भी चीज और अमेरिका की कोई भी जो चीज है उस रूम में रखी जाए। लेकिन उस रूम में अब उनके फादर एक्चुअल में नहीं रहे, तो वो रूम खाली है, तो इसलिए वहां पर वो उसको ले जाते हैं। तो अभी भी अनकॉन्शियस है, उसको भी होश नहीं है, वो पड़ा हुआ है। और उसके बाद वो देखते हैं बहुत डर्टी होता है। तो हैना कहती है कि सबसे पहले तो इसको हमको वॉश करना पड़ेगा। तो डॉक्टर सदाव बोलते हैं कि चलो तुम वॉश की बजाय तुम यूमी को बोल दो, सर्वेंट्स को बोल दो, वो उसको वॉश कर देंगे। तो यूमी जो होती है वो केयरटेकर होती है, उनके जो बच्चे हैं दो छोटे, उनको बोलती है कि भाई एक बार दोस्तों यूमी को जब बोलने के लिए जाती है वो वहां पे, तो छोटा बेबी से वो अपने बच्चे से प्यार करके आती है, मिल के आती है। फिर यूमी को आके बोलती है कि भाई ये बॉडी तुम आगे, जैसे वो देखती है कि इसको वॉश करो, तो वो देखती है ये तो अमेरिकन है और मैं इसकी कभी, मैंने अमेरिकन या व्हाइट मैन बोलती है उसको अमेरिकन को, कि मैं कभी वॉश नहीं करूंगी। उसके बाद वो कहते हैं भाई तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे जो मास्टर हैं, तुम्हारे जो हम मालिक हैं, जो हम कहते हैं वो करना चाहिए। वो कहते हैं मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, और ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम कर रहे हो तुम करो, मैं बिल्कुल नहीं, मतलब ब्लंटली शी डिनाइड। और अल्टीमेटली फिर हैना को ही उसको वॉश करना पड़ता है। हैना जो है एक टॉवल लेके आती है और फिर वार्म वाटर लेके आती है, उसको अपर बॉडी को जो है वो उसको क्लीन करती है पूरा। और फिर वो ये भी सोचती है कि भाई क्या इतना एक इंसान है, इसको बेचारे को हेल्प की जरूरत थी, और यूमी कितनी नॉनसेंस है कि उसने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, बड़बड़ाती है अपने आप में, वो कहती है। उसके बाद वो फिर डॉक्टर सदाव को देखती है वो कहाँ है। तब तक डॉक्टर सदाव जो है वो आ जाते हैं, तो उनके हाथ में देखते हैं कि ऑपरेशन वाला जो पूरी किट होती है, जो बैग होता है, वो लेकर आते हैं। तो इसका मतलब वो कहती है अरे क्या तो हमने ऑपरेशन करने का डिसाइड कर लिया है। तो कहते हैं हाँ अभी और कोई रास्ता नहीं, हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो जो वहां पे मैट होते हैं, जो वो रूम होता है, बड़े अच्छे से मैटिंग होती है, बहुत बढ़िया मैटिंग होती है। तो पहली बात तो उसको लगता है कि वो सारा का सारा गंदा हो जाएगा मैट। तो वो बाहर जाती है, जो जो टॉर्न फटे हुए जो कुछ मैट के पीसेस थे बाहर, जिसमें गार्डनर यूज किया करते थे, तो वो सोचती है कि चलो मैं वो लाके यहाँ पे इसके नीचे बिछा दूंगी, ताकि जो ऑपरेशन के टाइम जो है ब्लड वगैरह होएगा तो वो गंदे नहीं होंगे। तो जैसे वो बाहर से मैट लेकर आती है, तब तक डॉक्टर सदाव ने जो था ऑपरेशन एक तरीके से प्लान कर लिया था, सारा का सारा उसने वहां पर ब्लड वगैरह हो गया था, ऑपरेशन शुरू कर दिया था। और तो अब उनका कोई फायदा नहीं हुआ, बाकी बाहर बाहर के जो मैट लेने वाली थी। अब फर्स्ट टाइम ऑपरेशन को उसने देखा, इतना सारा ब्लड देखा, तो उसने बड़ा वॉमिटिंग फील किया हैना ने। और एकदम से जैसे वो अभी उसको छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि वो उसको ऑपरेट कर रहा था। तो जो डॉक्टर सदाव थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एक एक एटम से, जो बॉडी का जो पूरा का पूरा पार्ट है, उससे एकदम वेल एक्वेंटेड थे, परिचित थे, कहाँ पे कौन कौन सी बॉडी है। तो उनका जो इंस्ट्रूमेंट था, तो जाके किसी हार्ड से चीज से टकराता है लोअर बैक में, तो वहां पे पता चलता है, लीवर के काफी पास होता है, तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर ये बुलेट है। तो वो एक वहां पे चीरा लगाता है, कट लगाता है, और उसको बुलेट को वहां से निकाल देता है। और बड़ा ही एक तरीके से डेडिकेशन के साथ वो करता है। अब और मतलब अब जब ऑपरेशन करता है, वो कुछ हल्का फुल्का बोलता भी रहता है, वो कहता है कुछ नहीं, माई, जैसे वो कराता है, मौन करता है, तो कहता है माई फ्रेंड कोई बात नहीं है। तो एक और अभी
वन पॉइंट मिस अब हमने मिस किया कि जैसे उसको वॉमिटिंग आती है तो वो बाहर चली जाती है ना, जो है बाहर चले जाते हैं वॉमिट करने के लिए, और डॉक्टर सदाव बड़ा इरिटेशन फील करता है। क्यों? क्योंकि अब उसको हैना की भी हेल्प करनी होती है कि अब वो वॉमिट आ रही है उसको, तो वो कहता है फेंट मत होना, बेहोश मत हो जाना, अभी मैं इसको छोड़ के नहीं आ सकता। लेकिन अब इसी वजह से इरिटेशन आती है कि इसको भी नहीं छोड़ सकता, उसकी हेल्प भी नहीं कर सकता वो। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है ना वापस आ जाती है, और वो उसको कहता है कि तुम्हें एनेस्थीसिया इसको देना पड़ेगा। एनेस्थीसिया होता है बेहोशी का इंजेक्शन होता है कि जो पेन होता है वो फील ना करे, उसको एनेस्थेटिक बोलते हैं, एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो वो बताता है मुझे तो पता नहीं कैसे लगाना होता है एनेस्थीसिया, तो फिर वो बताता है कि एक सिंपल सा इसके मुंह के पास में तुम रख देना जिससे बेहोश रहेगा, सम क्वांटिटी ऑफ द पाउडर। तो वो उसकी हेल्प करती है उसको एनेस्थीसिया देने में। तो अल्टीमेटली ऑपरेशन जो होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन वो बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर होता है, ऐसा लगता है कि 17-18 ईयर्स का जो बॉय होता है, जितना कम वेट उसमें होता है, इस तरीके से वो लगता है। तो तब हल्का सा वो बोलता है, उसको होश में आ जाने के बाद, तो हैना को इंग्लिश में बात करते हुए सुनता है, और एकदम से सरप्राइज हो जाता है वो कि तुम इंग्लिश में बात कैसे कर सकते हो, क्योंकि सभी जापानीज में बात करेंगे। तो हैना उसको बताती है, पीओडब्ल्यू को, प्रिजनर को, कि हम अमेरिका में स्टडी किया है, हमने अमेरिका में रहे हैं, इसलिए हमको इंग्लिश आती है। तो फिर वो बात करके बताता है कि मेरा नाम टॉम है। हैना को बताता है कि जो पीओडब्ल्यू द प्रिजनर ऑफ वॉर है, जो वॉन्डेड अमेरिकन सोल्जर है, उसका नाम टॉम था। तो बहुत सर्व करती है ना, उसकी बहुत हेल्प करती है, उसको खाना देती है बहुत सारा, धीरे धीरे जैसे भी पेशेंट को जिस तरीके से हम ट्रीट करते हैं इस तरीके से उसको हेल्प करती है। तो डेली डॉक्टर सदाव जो है उसको चेकअप के लिए भी चेक करते हैं डेली कि कितना रिकवर हुआ है, और उसको कहते हैं भी तुम रेस्ट करते रहना, तुम्हें ज़्यादा उठना नहीं है। तो एक दिन थोड़ा सा वो उठ के बैठ जाता है, तो जब डॉक्टर सदाव आते हैं वापस हॉस्पिटल से, वो कहते हैं भी तुम यहाँ पर क्यों उठ के बैठ गए, तुमसे किसको पूछ के तुमने बैठा, तुम्हें अभी रेस्ट करने की जरूरत है। तो इसी बीच में जो सर्वेंट्स होते हैं उनके बीच में भी एक तरीके से एक डिलेमा में चले जाते हैं, वो भी पूछते हैं। पहली बात, जो उनका गार्डनर होता है वो ये कहता है सर्वेंट्स को, कहते हैं भाई हमारे जो मालिक हैं डॉक्टर सदाव, उसको उस एनिमी को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। वो उसको ये भी कहता है कि भाई तुम एनिमी हो चुके हो, तुम शत्रु हो चुके हो, तुम अमेरिका में रहे हो और तुम अमेरिकन बन चुके हो। तो सदाव उनको समझाने की कोशिश भी करता है कि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हम इनको पुलिस को दे देंगे। अब वो कहता है, जो अंधविश्वासी, जो सुपरस्टिशियस जो गार्डनर होता है, ओल्ड गार्डनर होता है, जो बहुत पुराने टाइम से वहाँ का गार्डनर है, उसके फादर के टाइम से गार्डनर है, और जो बगीचा वहाँ पे उसने एक तरीके के एल्गी मॉस टाइप कोई प्लांट्स है बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से वो उसका टेक केयर करता है। सदाव जब छोटा बच्चा था तब से वो वहाँ पर है। तो वो कहते हैं भाई इसकी मौत तो निश्चित है। जो अमेरिकन सोल्जर, पहले तो उसको गन लगी, गोली लगी, गोली के बाद उसको समुद्र का शिकार हुआ, उसके बाद फिर ये जो रॉक्स हैं, तो ये तो प्रकृति ने इसकी मौत डिसाइड की है, तुम इसकी हेल्प नहीं कर सकते। अगर तुमने इसकी हेल्प की तो तुम्हें प्रकोप झेलना पड़ेगा। किसका? गन का, समुद्र का, इन चट्टानों का। तो अंधविश्वासी सा इंसान है, थोड़ा सा इस तरह की बातें करता है, लेकिन वो कन्विंस नहीं होते कि उनका जो मालिक है वो फिर भी गलत कर रहे हैं। तो आपस में वो कहते हैं कि भाई आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। वन मोर पॉइंट दैट वी मिस्ड कि जब ऑपरेशन के टाइम, जब स्कार्स उसके गर्दन पर रेड स्कार्स देखती है ना, और देख के ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि उसको टॉर्चर किया गया था, तो उसको एक जनरल टाकीमा की याद आती है। वो कहते हैं कि जनरल टाकीमा जो था बहुत ही क्रूल रेथलेस पर्सन था, और जो अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से पीटा करता था। तो फिर वो इस चीज़ पे बड़ी सरप्राइज होती है कि जब कोई एक अपनी वाइफ को इतनी बुरी तरीके से पीट सकता है, फिर तो ये तो एनिमी एक तरीके से, तो कैसे इंसान इतने क्रूल हो सकते हैं, कैसे इंसान इतनी तरीके से किसी को टॉर्चर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और जनरल जो अपना डॉक्टर सदाव है ऑपरेशन करते हुए, उसको जब वो पेन करता है, कहता है कोई बात नहीं माय फ्रेंड, तो उसको माय फ्रेंड बोलता है क्योंकि उसकी आदत है। अब जो सर्वेंट्स होते हैं वो मना कर देते हैं, वो उनको सुनते हैं कि भाई अगर आप उनको यहाँ पर रखोगे तो हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। तो सारी बातें अपने हस्बैंड को बताती है कि सर्वेंट्स जो हैं वो मना कर रहे हैं कि दे विल नॉट लिव हियर एज लॉन्ग एज द एनिमी इज इन द होम। उसके बाद फिर 7th डे की बात होती है। 7th डे पे जो सर्वेंट्स होते हैं वो देखती है, उठती है तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता है, सब साफ नहीं किया होता, कुछ भी नहीं किया होता। तो अल्टीमेटली उसको समझ आ जाता है कि सर्वेंट जो है वो छोड़ने वाले हैं। तो जितना उन्होंने काम किया है उन सब का हिसाब करके वो अकाउंट पूरा का पूरा पे करके उनको थैंक्स बोलती है। हालांकि वो बड़े ही अटैच्ड थे उस घर से। जो यूमी होती है जो बच्चों की केयर टेकर करती है, वो उसकी आंखों में आंसू थे, और वो ये भी कहती है उसको कि अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम, अगर छोटा बेबी अगर रोएगा तो तुम मुझे बुलवा लेना।
गार्डनर को भी याद आती है कि कितने टाइम से, जब छोटा था डॉक्टर सदाव तब तक वो यहाँ पे घर पे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उनकी टेंशन भी सच्ची थी, उनको था कि हम भी खतरे में आ जाएंगे। तो कुल मिला के उनके सर्वेंट्स जो हैं वो घर छोड़कर चले जाते हैं। उसी दिन, ये सुबह होती है बात 7th डे पे, उसी दिन फिर आफ्टरनून में एक मैसेंजर आता है और यूनिफॉर्म में मैसेंजर आता है, और जैसे मैसेंजर आता है तो हैना जो होती है वो एकदम डर जाती है। उसके हैना फटाफट से गलियारे की तरफ से, कॉरिडोर की तरफ से आती है और पीछे पीछे मैसेंजर होता है। उसको लगा कि शायद जो सर्वेंट्स थे उन्होंने जाके सारा का सारा जो मैटर है वो डिस्क्लोज कर दिया है और इस वजह से ये हमें अरेस्ट करने के लिए आया है। लेकिन मैटर कुछ और था, और जैसे जाके बोलता है मैसेंजर डॉक्टर सदाव को कि दोबारा से जनरल को पेन शुरू हो गया है और उन्होंने तुम्हें बुलाया है। तो अब जो इम्पोर्टेंट बात एक और है कि जो डॉक्टर सदाव थे, डॉक्टर सदाव एक बहुत ही हाई लेवल के साइंटिस्ट भी थे। वो ही वॉज प्रिपेयरिंग ए मेडिसिन दैट विल रेंडर द वुंड कंप्लीटली, जो घाव को पूरी तरीके से फिनिश कर देगी, उस मेडिसिन पे वो डिस्कवरी कर रहे थे, उस मेडिसिन पर रिसर्च कर रहे थे। और सेकेंडली ही वॉज ट्रीटिंग द ओल्ड जनरल, जो ओल्ड जनरल था जापान का, उनका वो इलाज भी कर रहे थे। उनको किसी भी टाइम उसकी जरूरत पड़ सकती थी। और सेकंड पॉइंट ये था कि उनको जो ट्रूप्स थी, जो सेना थी जापान की, उनके साथ उनको फाइट में नहीं भेजा गया, वॉर में नहीं भेजा गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों चीजों की वजह से, जैसे फाइट होती है, लड़ाई होती है, तो वुंडेड जो एनिमीज, वुंडेड जो सोल्जर्स होते हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स की जरूरत होती है। तो लेकिन क्योंकि जो जनरल था वो बीमार था, उसको उसकी हेल्प की जरूरत थी, और ही ट्रस्टेड द मोस्ट ऑन डॉक्टर सदाव। क्यों करता था कि डॉक्टर सदाव, वो कहता था कि भाई जो और कई सारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो जनरली जर्मनी से ट्रेंड हैं, और जर्मनी से जो ट्रेन जो डॉक्टर्स हैं जो जापान में, वो तो अगर ऑपरेशन के टाइम किसी की डेथ भी हो जाए, उस ऑपरेशन को भी वो सक्सेसफुल मानते हैं, और मैं किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता। तो सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो थे डॉक्टर सदाव पे करते थे जनरल। तो जनरल ने उसको बुलाया वहां पे। तो उसने जब बोला ये चीज आके मैसेंजर ने कि वो बीमार हो गया, तो हैना को बड़ा अच्छा, बस ये छोटी सी बात थी, उसने ऐसा बोला तो अच्छा, छोटी सी बात का मतलब जनरल को जरूरत है, दोबारा बीमार हो गए, छोटी बात है। फिर वो उसको खैर सॉरी बोलते कि नहीं सॉरी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। अब डॉक्टर सदाव जब उनके पास जाते हैं तो ही वॉज अ ग्रेट पेट्रियट ऑल्सो, एक देशभक्त भी थे। तो सारी की सारी बात जो है वो उसको डिस्क्लोज कर देते हैं कि ऐसे करके एक जो अमेरिकन सोल्जर जो था वो वॉस्ट अशोर टू माई डोर स्टेप्स, क्योंकि उसका समुद्र के किनारे था। वॉस्ट अशोर का मतलब होता है लहरें जब किसी को उठा के अपने साथ फेंक देती हैं, दैट्स वॉस्ट अशोर। लहरों के साथ कोई भी चीज, कोई भी चीज आए तो दैट्स वॉस्ट अशोर। तो उसके साथ वो फेंक देती है, वो फेंक दे, उसको सारी बात उसको बताई। अब डॉक्टर सदाव की बात सुनकर जनरल थोड़ा सा सीरियस हुआ। उसने बोला कि भाई अगर मान लेते हैं कि मैंने तुम्हें इस चीज के लिए कि तुमने उसका हार्बर किया है और ये चीज डिस्क्लोज हो जाती है और तुम्हें फांसी हो जाती है या तुम्हें डेथ पेनल्टी मिल जाती है और नेक्स्ट डे ही मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ जाती है, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिल सकता, पहली बात। दूसरी बात, वो उसको अश्योर करता है कि कोई बात नहीं, मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि तुम इस एनिमी से छुटकारा पाना चाहते हो, तो कोई बात नहीं है, मेरे पास कुछ पर्सनल एसेसिन्स हैं। एसेसिन्स का मतलब होता है हत्यारे। तो मैं एसेसिन्स भेजूंगा और वहां से वो बिना किसी मतलब कि इंटरनल ब्लीडिंग से ही, वो मतलब ऐसे ब्लीडिंग नहीं करेंगे, खून खराबा नहीं करेंगे घर में जहां पे तुमने रखा हुआ उस एनिमी को, वो बड़े आराम से उसको मार देंगे और पता भी नहीं चलेगा, और अगर तुम चाहो तो बॉडी भी डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो वो अश्योर करता है इस बात को। अब डॉक्टर सदाव ये चीज मन में सोचते हुए चले जाते हैं कि भाई हैना जो है कितना डर जाएगी, टेंशन हो जाएगी इस चीज को लेके, बड़ा टेंशन में रहते हैं, और ये चीज सोचते हुए घर जाते हैं। तो उसको जनरल बताते हैं कि तुम अपना जो स्लाइडिंग डोर्स हैं उसको, बाहर वाले बैल्कनी के डोर को तुम ओपन करके रखना, ताकि जो एसेसिन्स हैं वो बड़े आराम से आ सके। वो कहता है कि हाँ ऑलरेडी मैं तो ये सब ओपन करके रखता हूँ। तो पहली नाइट जो है वो बड़ा रेस्टलेस नाइट बिताता है, टेंशन में रहता है कि अभी आएंगे एसेसिन्स। तो हल्की फुल्की कुछ आवाजें आती हैं बाहर से, कुछ ब्रांचेस जैसे हवा चल रही होती है, तो इसकी फटाफट से सो नहीं पाता। सेकंड नाइट भी ऐसे ही वो बड़ा परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहता है, और थर्ड नाइट भी वो ऐसे ही रहता है, उसको आवाजें आती रहती हैं वो आके, मतलब वो पहली नाइट आके देखता है कोई एसेसिन्स नहीं आए, सेकंड नाइट भी नहीं आए, थर्ड नाइट भी नहीं आए। अब वो लास्ट में सोचता है कि भाई नहीं, अब मैं इससे ज्यादा और सहन नहीं कर सकता,
घर इतनी इतनी टेंशन और बियर नहीं कर सकता, और खुद ही वो प्लान कर लेता है उससे छुटकारा पाने का। तो अब वो जब आता है, सो आफ्टर स्पेंडिंग 3 रेस्टलेस नाइट्स, वो डॉक्टर सदाव जो है प्रिजनर से जाकर मिलते हैं उसके रूम में। तो देखते हैं कि वो काफ़ी फिट एंड फाइन खड़ा हुआ है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। वो कहता है कि मैं बड़ा फिट हूँ। तो उसके बाद वो डॉक्टर सदाव उसको बोलते हैं कि तुम हाँ इतने फिट हो कि तुम, अगर मैं यहाँ पर जापानीज कोस्ट पर तुम्हारे लिए एक बोट अरेंज कर दूँ और उसमें एक्स्ट्रा क्लॉथिंग या फूड का अरेंजमेंट कर दूँ, तो तुम वो बोट को चला के आगे ले जा सकते हो, जब जब तक वहाँ पर कोई कोरियन बोट नहीं आती। कोरिया वॉज वंस अ पार्ट ऑफ यूएस, अमेरिका। अब वो सारा अरेंजमेंट कर लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लॉथिंग का, जो एक जापानीज जो यूनिफॉर्म थी वो उसका अरेंज करते हैं ताकि कोई उसको पकड़ ना पाए। और उसके बाद जो उसका सिर होता है, जो उसके जो हेयर होते हैं, एक्चुअली गोल्डन हेयर होते हैं जो अमेरिकन होते हैं, जो वाइट पीपल होते हैं, तो वो उसको वो ब्लैक कपड़े से बांध देते हैं ताकि कोई पहचान ना पाए। एक्स्ट्रा सब कुछ प्लान उसने कर लिया, अबॉर्ट का अरेंजमेंट कर लिया, और विदाउट टेलिंग ऑल द थिंग्स टू हैना को उसने कुछ नहीं बताया। और अपनी एक फ्लैश लाइट जो उसकी पर्सनल यूज की थी, हालांकि वो उसको देना नहीं चाहता था, वो उसको देता है। तो इस बात पे बोलता है जो पीओडब्ल्यू है, जो टॉम है, वो बोलता है कि भाई तुम एक बार फिर से मेरी मदद कर रही हो। उसके बाद वो कहता है नहीं, थोड़ा निष्ठुर सा हो गया कि भाई मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, जो पहले वो चीज़ बोलता है, वो कहता है कि तुम्हारी मौजूदगी यहाँ पर मेरे लिए अब सही नहीं है, ये खतरा पैदा कर रही है मेरी फैमिली के लिए और मेरे लिए, इस वजह से। फिर वो उसको बोलता है कि ये तुम टॉर्च, जो फ्लैश लाइट है, तुम इसको लेके जाओ, और अगर तुम वहां पर तुम चले जाते हो तट पर, जो बीच पर तुम जाते हो जहाँ पर बोट है, वहां पर अगर तुम डबल फ्लैश करोगे तो इसका मतलब होगा अगर तुम वहीं पर हो और तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, डबल फ्लैश करना। और किस टाइम करोगे फ्लैश? ट्वाइलाइट में, यानी कि ट्वाइलाइट का मीन्स होता है कि ऐसा शाम का टाइम, ना ही तो ज्यादा अंधेरा हुआ हो ना ही ज्यादा दिन हो, तो वहां पर जो लाइट है उसको मतलब हाईलाइट नहीं हो पाएगी, वो उसको पहचान नहीं पाएंगे, सस्पिशन में नहीं आएगी वो। अगर तुम सिंगल फ्लैश करोगे, इसका मतलब है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम अभी भी वहां पर हो। ये 2 इंडिकेशन उसको बताता है। उसके बाद फिर वो डॉक्टर, इसी बीच में फिर वो डॉक्टर सदाव हैं, वो जनरल से मिलने जाते हैं। जनरल का उन्होंने ऑपरेशन किया हुआ है, अब 1 हफ्ता हो चुका उसके ऑपरेशन को, और फिर वो मैटर डिस्कस करते हैं उस चीज़ को लेके कि सर, जो वो मैंने बात की थी उस सोल्जर की, पीओडब्ल्यू की, एनिमी की, वो वहाँ से भाग गया है। उसके बाद जो जनरल होता है वो कहता है यू सी कि मैं कितना एक तरीके से टेंशन में था, मैं अपनी हेल्थ के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सका, मैं बहुत बीमार था, तो मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं अपने पर्सनल असैसिन्स भेज पाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं पाया। ठीक है, तो तुम इस बात को मतलब लीक आउट मत करना। मतलब वो समझ गया था कि खुद जनरल ही गिल्टी फील कर रहे हैं खुद को कि भाई हाँ, मेरी वजह से ऐसा हुआ है, इसने तो सारा मैटर मेरे को बता दिया था। तो अब वो समझ गया कि जो जनरल है नाउ ही इज इन हिज पाम्स, उसकी मुट्ठी में है। तो जनरल उसको कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो एंड यू विल बी रिवॉर्डेड, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। उसके बाद वहां से वो चला जाता है, लेकिन एक्चुअल जो इनाम होता है वो उसको एक्चुअल इनाम उसका मिल चुका है। एक्चुअल इनाम क्या मिला उसका? जब वहां पर वो गया और जाकर उसने देखा उस किनारे की तरफ जहां पर वो उसकी बोट को अरेंज करके आया था, तो वहां पर उसको कोई लाइट दिखाई नहीं दी। एक बार हल्की सी उसको लाइट उसने जलाई थी सिर्फ रास्ता देखने के लिए, लेकिन अब कोई लाइट उसको वहां पर दिखाई नहीं दी, कोई फ्लैश लाइट उसने नहीं लगाई। इसका मतलब था वहां से वो जा चुका था। अब यही चीज वो एक दिन शाम को आता है और ठीक उसी वरांडा में खड़ा होकर, जिस साइड से वो टॉम एनिमी आया था, उस साइड में वो देखता है और ये सोचता है कि क्यों मैं उसको नहीं मार पाया। तो फिर से उसके जो जितने भी कंटेम्पचुअस, ये हम कह सकते हैं, जो घृणित जो चेहरे थे, वो वन बाय वन करके उसके दिमाग में आते हैं। जो अमेरिकन, क्योंकि ऑल अमेरिकन वर हिज एनिमीज, ही कंसिडर्ड दिस, ही बिलीव दिस। तो वो फिर याद करता है, प्रोफेसर हार्ले को याद करता है, उनकी जो एक लैंड लेडी थी उसको याद करता है कि कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। हालांकि उस लैंड लेडी ने उसको हेल्प भी किया कभी जब वो बीमार हो गया था, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था
अमेरिका में, हालांकि वो मानता था कि जो हम हैं जापानीज हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं, लेकिन फिर भी तो दे वर द अमेरिकन्स वर द विक्टिम ऑफ द प्रेजुडिस। प्रेजुडिस होता है पक्षपात, पार्शियलिटी, कि अपने आप को बड़ा समझना, तो उस चीज़ के वो विक्टिम है। तो वो सब चेहरे वन बाय वन करके उसको याद आ रहे थे, प्रोफेसर हार्ले, उसकी वाइफ और एक उसकी लैंड लेडी, और फिर लास्ट में टॉम जो अमेरिकन जिसका उसने ऑपरेशन किया, वो चेहरा उसको याद है। अब उसको फिर वो चेहरा रिपल्सिव लगने लगा, घृणित चेहरा उसको लगने लगा कि, लेकिन उसके मन में डाउट ये रहा कि मैं उसको क्यों नहीं मार पाया। अल्टीमेटली ही वॉज अ पर्सन हु जस्ट द फीलिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटी ओवर पावर्ड हिज फीलिंग ऑफ द कंट्री। तो उसने मानवता, एक तरीके से ह्यूमैनिटी का फर्ज भी निभाया, और दूसरी तरीके से उसने, ऐसा नहीं था कि उसने गलत किया या उसने डिस्क्लोज नहीं किया मैटर, जनरल को उसने बताया। और हालांकि उसने एक लेटर भी लिखा था पुलिस को, लेकिन वो उसको हाफ लिखने के बाद सिर्फ ये लिख पाया कि 21 Feb को एक प्रिजनर जो था वो वॉच्ड अशोर टू माय डोर स्टेप, इस तारीख में आया, और इतना उसने लिख के उसको अनफिनिश्ड लेटर को रख दिया था, हालांकि वो बता नहीं पाया। तो उसके मन में फीलिंग थी अपने कंट्री के लिए बताने के लिए। तो ये चैप्टर हमारा इस तरीके से खत्म हो जाता है, और क्वेश्चन आंसर्स वी विल डिस्कस, और आई हैव ऑलरेडी सेंट यू some long and short answer questions. Okay, thank you.